द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि मेरे ख्याल से सोची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। फर्नहैम स्ट्रीट यानी शेन पैरिश की द ग्रेट मेंटल मॉडल्स। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जटिल दुनिया में रास्ता दिखाने वाला एक कंपस हो या फिर सोचने के औजारों का एक डब्बा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये किताब उन लोगों के लिए ना एक तोहफी जैसी है जो जानकारी के समंदर में तैर तो रहे हैं पर कहीं ना कहीं ज्ञान की प्यास महसूस करते हैं। इसका मकसद कोई जादुई फॉर्मूला देना नहीं है, बल्कि सोचने का एक बेहतर तरीका सिखाना है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से कैसे देखें और समझें। और हमारी आज की बातचीत एलेरिया द्वारा हमें मुहैया कराए गए इस किताब के विश्लेषण और जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आधारित होगी। तो हमारा इरादा है कि हम किताब के दिल तक पहुंचें, समझें कि ये कौन से बड़े विचार सामने रखती है और आज के दौर में खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन रहा है तो ये विचार कितने मायने रखते हैं। हाँ, हम देखेंगे कि ये मेंटल मॉडल्स असल में हैं क्या, ये हमारी सोच को कैसे तराश सकते हैं और कुछ आम धारणाओं को कैसे चुनौती देते हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये असल में रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर निर्णय लेने के व्यवहारिक औजार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि लेखक आखिर किस उलझन को सुलझाने निकले थे। ऐसा क्या था जो उन्हें ये किताब लिखने पर मजबूर कर गया। और काबिल लोग भी कभी कभी बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलतियां कर बैठते हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी तो बेशुमार है, लेकिन उसे समझने, उसे सही संदर्भ में रखने का ढांचा कहीं गायब सा लगता है। हमें स्कूलों कॉलेजों में सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, तथ्य, आंकड़े, सिद्धांत, लेकिन कैसे सोचना है ये शायद ही कोई सिखाता है। ये किताब इसी खालीपन को भरने की कोशिश करती है एक तरह से। ये बात तो सोचने वाली है। जैसे हमारे दिमाग में पहेली के बहुत सारे बिखरे हुए टुकड़े हों और ये किताब उन्हें जोड़ने में मदद करती है। ये याद दिलाती है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, सही औजारों का होना भी जरूरी है। और मेंटल मॉडल्स सोचने के वही बेहतरीन औजार हैं। एकदम। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, जैसा मैंने कहा। ये असल जिंदगी में फैसले लेने, अपने पूर्वाग्रहों यानी बायसेस को पहचानने और उनसे बचने और अलग अलग तरह की मुश्किलों को सुलझाने के तरीके हैं। ये किताब सिर्फ एक बार पढ़कर शेल्फ पे रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे बार बार देखना, इस पर मनन करना और इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाना जरूरी है। हर मॉडल ना एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमारी सोच कहाँ सीमित या शायद गलत दिशा में जा रही है। चलिए तो फिर कुछ मुख्य मॉडल्स पर गहराई से बात करते हैं। किताब के पहले वॉल्यूम में आम सोच से जुड़े कुछ बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली विचारों पर जोर दिया गया है। शुरुआत करते हैं पहले मॉडल से, नक्शा इलाका नहीं है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम दुनिया को समझने के लिए जो मॉडल, सिद्धांत या धारणाएं बनाते हैं वो हमारे नक्शे हैं, मैप्स। लेकिन ये नक्शे असल दुनिया यानी इलाका नहीं है। दुनिया हमेशा हमारे बनाए नक्शों से कहीं ज्यादा जटिल, पेचीदा और बदलती रहने वाली होती है। अच्छा। हम अक्सर अपनी बनाई धारणाओं को ही हकीकत मान बैठते हैं और यही गलती हो जाती है। अच्छा, यानी हमें अपने मॉडल्स को इस्तेमाल तो करना है, पर यह याद रखना है कि वो सिर्फ एक सरलीकरण है, पूरी सच्चाई नहीं। ये तो काफी गहरा विचार है। और इससे जुड़ा हुआ ही शायद अगला मॉडल है योग्यता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये जानना कि आप क्या जानते हैं और उससे ज्यादा जरूरी ये जानना कि आप क्या नहीं जानते। बिल्कुल। अपनी हदों को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में ज्यादातर बड़ी गलतियां अज्ञानता की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि लोग अपनी योग्यता के दायरे से बाहर जाकर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। ये मॉडल हमें सिखाता है अपने दायरे में रहकर काम करें और अगर उससे बाहर निकलना ही पड़े तो बहुत सावधानी से और विनम्रता के साथ। हाँ, ये बात उस आम धारणा को भी चुनौती देती है कि ऊंची आईक्यू वाले लोग हमेशा सही फैसले लेते हैं ना। ये तो बड़ा मिथक है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। स्पष्ट सोचना एक सीखा हुआ कौशल है। ये सिर्फ दिमागी तेजी का नतीजा नहीं है। अपने दायरे को समझना और उसका सम्मान करना इस कौशल का अहम हिस्सा है
और हाँ, अपने दायरे को बढ़ाना भी है, लेकिन सोच समझकर धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि बस अचानक किसी और के मैदान में कूद गए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और मॉडल है जो मुझे बहुत क्रांतिकारी सा लगा। प्रथम सिद्धांतों पर सोचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। यानी किसी भी समस्या या विचार को उसके बिल्कुल बुनियादी सच तक तोड़ना। हाँ, ये एनालॉजी या दूसरों की नकल पर आधारित सोच के बिल्कुल उलट है। इसमें आप किसी चीज को उसकी सबसे बुनियादी सच्चाइयों तक ले जाते हैं, वो चीजें जिन्हें आप बिना किसी शक के सच मानते हैं। फिर वहां से आप अपनी समझ या समाधान दोबारा बनाते हैं। ये पूछने जैसा है, यहाँ असल में क्या सच है, बजाय ये मानने के कि चीजें हमेशा से ऐसी होती आई हैं। अच्छा, जैसे वो एलन मस्क वाला उदाहरण है, हाँ। स्पेसएक्स के लिए रॉकेट की लागत कम करने का। वो ये नहीं देखते कि रॉकेट कितने के बनते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि रॉकेट बनाने का सामान कितने का आता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये तरीका मुश्किल जरूर है, इसमें वक्त और दिमागी मेहनत लगती है, क्योंकि आपको बनी बनाई धारणाओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना पड़ता है। लेकिन यही वो तरीका है जिससे नई खोजें होती हैं, नए रास्ते खुलते हैं, इनोवेशन जिसे कहते हैं। अब आते हैं उस मॉडल पर जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है, द्वितीय क्रम की सोच, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी सिर्फ फैसले के फौरी असर को नहीं, बल्कि उसके दूरगामी नतीजों को भी देखना। ये बहुत बहुत अहम है। ज्यादातर लोग किसी फैसले के पहले नतीजे पर ही रुक जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस। अगर मैंने ये किया तो फौरन क्या होगा। लेकिन द्वितीय क्रम के विचारक पूछते हैं, और फिर क्या होगा, उस पहले नतीजे का नतीजा क्या होगा, और उसके बाद। ये सोच की कई परतें खोलने जैसा है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? समझने में आसानी होगी। जरूर। मान लीजिए कोई शहर ट्रैफिक कम करने के लिए एक नई सड़क बनाता है। पहला नतीजा, ठीक है, शायद ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए, ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। लेकिन दूसरा नतीजा, सेकेंड ऑर्डर, हो सकता है कि नई सड़क बनने से लोग और ज्यादा गाड़ियां खरीदने लगे, या शहर के बाहरी इलाकों में ज्यादा बसावट होने लगे, जिससे लंबे समय में ट्रैफिक शायद और बढ़ जाए। या फिर सड़क बनाने के लिए जो पेड़ काटे गए, उसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये सब सोचना। ये है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अच्छा, ये निवेश में, रिश्तों में, पॉलिसी मेकिंग में हर जगह लागू होती है। ये तो वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। अक्सर हम जल्दी मिलने वाले फायदे के चक्कर में लंबे समय के नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मॉडल है व्युत्क्रमण। मतलब सीधा सोचने के बजाय उल्टा सोचना। सफलता कैसे मिलेगी ये सोचने की जगह ये सोचना कि असफलता कैसे मिलेगी, और फिर उससे बचना। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये चार्ली मंगर का पसंदीदा मॉडल है। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है सुनने में, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिंदगी में खुश कैसे रहें, तो सोचिए कि जिंदगी को दुखी क्या चीज बनाती है और उन चीजों से बचिए। अगर आप एक कामयाब कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सोचिए कि कंपनियां फेल क्यों होती हैं और उन गलतियों से बचिए। आसान है ना? तो ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने को कहता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारी संभावित गलतियां, हमारे अंधे धब्बे यानी ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारा ईगो। बिल्कुल। ये हमें असहज करने वाले सच का सामना करवाता है। ये शायद उतना आकर्षक न लगे जितना सफलता के रहस्य जानना लगता है, लेकिन ये हमें मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचाने में ज्यादा कारगर हो सकता है। ये हमें फंसने से बचाता है बेसिकली। इन सब मॉडल्स को देखकर लगता है कि इनकी असली ताकत शायद इन्हें अकेले अकेले इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि एक साथ पिरोने में है, जिसे किताब में मानसिक मॉडल का जालीदार ढांचा या लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स कहा गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अलग अलग विषयों जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के बड़े विचारों को समझना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। जब आप किसी समस्या को कई अलग अलग नजरियों से देख पाते हैं, तो आपकी समझ ज्यादा गहरी और मजबूत होती है। आप सिर्फ एक औजार वाले कारीगर नहीं रह जाते, बल्कि आपके पास औजारों का पूरा बक्सा होता है। ये बात आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, नहीं? जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमारी सोच को जाने अनजाने प्रभावित कर रहे हैं। और ध्यान संकट यानी अटेंशन क्राइसिस के युग में जी रहे हैं,
जटिलताएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं और तकनीक हमारे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, हमारे बायसेस का फायदा उठा रही है। ऐसे में शोर में से संकेत को पहचानना, सही जानकारी से बचकर गहरी समझ तक पहुंचना और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेना, ये सब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मेंटल मॉडल्स हमें यही करने में मदद करते हैं। और एआई के इस बढ़ते दौर में इनकी क्या भूमिका है? जब मशीनें हमसे ज्यादा तेजी से जानकारी प्रोसेस कर सकती हैं, तब इन मानवीय सोच के मॉडल्स का क्या काम? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, एआई तथ्य याद रख सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, यहाँ तक कि लिख और बना भी सकता है। लेकिन निर्णय लेना, जिसमें नैतिकता, सहानुभूति, संदर्भ और बारीकियों की समझ शामिल हो, वो अभी भी इंसानी काबिलियत है। एआई पहले क्रम का नतीजा तो शायद बता दे, पर दूसरे और तीसरे क्रम के नतीजों का अंदाजा लगाना, उनके नैतिक और सामाजिक प्रभावों को समझना, ये काम इंसान का है। मेंटल मॉडल्स हमें यही गहरी, धीमी, चिंतनशील सोच विकसित करने में मदद करते हैं, जो हमें मशीनों से अलग करती है। ये हमें सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और तो क्या पूछना सिखाते हैं। शायद आज की दुनिया में स्पष्टता ही सबसे कीमती चीज है, और ये मॉडल उसे पाने में हमारे सहायक हैं। किताब कुछ आम मिथकों या गलत फहमियों को भी तोड़ती है। जैसे हमने बात की कि स्मार्ट लोग हमेशा स्मार्ट फैसले नहीं लेते। ये तो एक बड़ा मिथक टूटा। और कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिन्हें ये चुनौती देती है? हाँ, कई हैं। एक और बड़ा मिथक है कि अनुभव अपने आप में ज्ञान लाता है, एक्सपीरियंस से ही सब सीख जाते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ वो अनुभव ज्ञान लाता है जिस पर हम सोचते हैं, सीखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बिना सही मानसिक मॉडल के अनुभव हमें गलत सबक भी सिखा सकता है या हमारे पूर्वाग्रहों को और पक्का कर सकता है। अच्छा, यानी सिर्फ काम करते जाना काफी नहीं, उस पर रुक कर सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक और मिथक, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, जबकि सच ये है कि हम उसे अपने फिल्टर्स, अपनी धारणाओं और अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखते हैं। हम अक्सर अपने बनाए नक्शे को ही इलाका समझ बैठते हैं। और ये धारणा कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, किताब इसे भी चुनौती देती है। हाँ, व्युत्क्रमण का मॉडल यही दिखाता है। कभी कभी नकारात्मक सोचना, यानी ये सोचना कि क्या गलत हो सकता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हमें जोखिमों के लिए तैयार करता है। हमेशा सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से हम अंधे हो सकते हैं। इसी तरह किताब ये भी बताती है कि अच्छे फैसले हमेशा अच्छे नतीजे नहीं देते और बुरे फैसले भी कभी-कभी अच्छे नतीजे दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में भाग्य और संभावना का भी बड़ा हाथ होता है, लक फैक्टर। इसलिए हमें फैसले की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ नतीजे पर। प्रोसेस वर्सेस आउटकम। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि किताब हमें अपनी सोच के बारे में ही सोचने पर मजबूर करती है, एक तरह का मेटा थिंकिंग। तो अगर किसी को इस पूरी चर्चा से 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? क्या है वो 5 की टेकअवेज? मेरे ख्याल से ये 5 सिद्धांत सबसे अहम हैं, जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, मानसिक मॉडल दुनिया को समझने के औजार हैं। ये खुद दुनिया नहीं है, तो कई सारे मॉडल्स का इस्तेमाल करें और याद रखें कि नक्शा इलाका नहीं है। विनम्रता जरूरी है। ओके। दूसरा, चीजों को उल्टा करके सोचें। व्युत्क्रमण यानी इन्वर्जन का इस्तेमाल करें। ये पूछें कि आप कैसे नाकाम हो सकते हैं या समस्या को और कैसे बिगाड़ सकते हैं, ताकि आप उन रास्तों से बच सके। ठीक है। तीसरा, चीजों को सरल रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा सरल ना बना दें। ऑकम का रेजर यानी सबसे सरल व्याख्या अक्सर सही होती है, उपयोगी है, पर याद रखें कि दुनिया जटिल भी है। सरल का मतलब सतही नहीं होना चाहिए। चौथा, निश्चितता की तलाश छोड़ें और संभावनाओं में सोचना सीखें। प्रोबेबिलिस्टिक बने, समझें कि ज्यादातर चीजें काली या सफेद नहीं, बल्कि ग्रे होती हैं। दुनिया बाइनरी नहीं है। और पांचवां, अपनी योग्यता के दायरे को पहचानें और उसका सम्मान करें। जाने कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं। जहां जानकारी कम हो, वहां या तो चुप रहें या बहुत सावधानी से आगे बढ़ें और अपने दायरे को सोच समझकर बढ़ाएं। ये तो बहुत अच्छे सूत्र हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आखिरी सवाल, ये सब जानने के बाद सुनने वाले आगे क्या कर सकते हैं?
क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है ना? एग्जैक्टली। एक्शन क्या लें? बिल्कुल। ये किताब पढ़ने से ज्यादा करने के बारे में है, एक्शन लेने के बारे में। तो कुछ चीजें जो की जा सकती हैं। पहला, अपने रोजमर्रा के फैसलों में, चाहे वो छोटे हो या बड़े, द्वितीय क्रम की सोच को जानबूझकर लागू करें। पूछें, ठीक है, इसका फौरी नतीजा ये होगा, पर उसके बाद क्या और उसके बाद? इस सवाल को अपनी आदत बना लें। दूसरा, ईमानदारी से अपनी योग्यता के दायरे को पहचानने की कोशिश करें। किन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत है और कहाँ आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं। जहां आप एक्सपर्ट नहीं हैं, वहां राय देने से बचें या बहुत सोच समझकर बोलें। ठीक है। तीसरा, शायद एक मेंटल मॉडल जर्नल बनाएं। लिखें कि आपने कब, किस स्थिति में कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया, उसका क्या नतीजा निकला और क्या कोई और मॉडल बेहतर काम कर सकता था। ये रिफ्लेक्शन में मदद करेगा। ये अच्छा आइडिया है। और सबसे जरूरी, अपनी सोच पर ही नजर रखें। मेटाकॉग्निशन यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब भी कोई बड़ा फैसला लें या कोई मजबूत राय बनाएं, तो खुद से पूछें, मैं इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? क्या मैंने अलग अलग नजरियों से सोचा? कहीं कोई पूर्वाग्रह तो काम नहीं कर रहा? तो कुल मिलाकर द ग्रेट मेंटल मॉडल्स एक तरह से आज की शोर भरी जटिल दुनिया में साफ सोच बनाए रखने के लिए एक गाइड बुक है। ये हमें दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने और उम्मीद है कि बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारे जवाब दे देगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम रफ्तार धीमी कर सकते हैं, ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं और सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर काम कर सकते हैं। ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। ये किताब वही ढांचा बनाने में मदद करती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एआई लगातार विकसित हो रहा है और जानकारी का विस्फोट जारी है, आपको कौन सा एक मेंटल मॉडल अपनी सोच को स्पष्ट और केंद्रित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगता है और क्यों? क्या वो नक्शा इलाका नहीं है जो हमें हकीकत और हमारी धारणाओं में फर्क करना सिखाता है, या शायद द्वितीय क्रम की सोच जो हमें टेक्नोलॉजी के अनपेक्षित नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, या कोई और? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए।